नमस्कार दर्शकों, मैं हूं भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट और आप देख रहे हैं कानूनी ज्ञान चैनल। दर्शकों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके द्वारा की गई कमेंट के जवाब दे रहा हूं। आपका भी कोई सवाल है तो आप कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। देखिए, ये एक कमेंट आई है। मैंने इसमें दर्शक का नाम इसमें छुपाया है क्योंकि इनकी जो कमेंट है वह शासकीय भूमि पर कब्जे के संबंध में है। इसलिए मैंने उनका नाम इसमें से जो है वो हाइड कर दिया है। इनका कहना है, सर हमने शासकीय भूमि पर कब्जा कर रखा है, उपजाऊ भूमि खेती करते हैं, 1 हेक्टेयर 2015 से दंड की रसीदें भर रहे हैं तहसील कार्यालय में। वैसे ज़मीन तो हमारे पास हमारे दादा परदादा के समय की है, कम से कम 100 साल हो गए हैं, पर दंड की रसीद 2015 से चालू हुई है। ऐसी भूमि का भूमि स्वामी कैसे बना जा सकता है, इसके बारे में जानकारी चाहिए। तो देखिए, ये जो ज़मीन है यह सरकारी भूमि आपके पास में है और सरकारी भूमि का भूमि स्वामी बनने के लिए प्रतिकूल कब्जे के आधार पर, अर्थात कब्जे के आधार पर आप यदि सरकारी भूमि के स्वामी बनना चाहते हो तो इसके लिए आपका उस भूमि पर 30 वर्ष का कब्जा साबित होना आवश्यक है। अर्थात आपको न्यायालय में यह सिद्ध करना पड़ेगा कि आपका उस भूमि पर विगत 30 सालों से लगातार कब्जा है और उन 30 साल की समयावधि में शासन के द्वारा आपको बेदखल करने की कोई कार्यवाही नहीं की गई है और आपको बेदखल उस भूमि से नहीं किया गया है। यदि आपके द्वारा यह सिद्ध कर दिया जाता है तो उस भूमि के स्वामी आप हो सकते हो, अन्यथा आप स्वामी नहीं हो सकते हो। दूसरा मेरा ऐसा कहना है कि जैसे आप बता रहे हैं कि 2015 से दंड की रसीदें आपने भरना शुरू की है, तो देखिए, शासन के द्वारा जब 248 की कार्यवाही की जाती है, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 248 की कार्रवाई की जाती है, तो उसमें एक बात ये होती है कि 248 की कार्यवाही में जब आपको नोटिस दिया जाता है तो कई लोग उस बात को समझते नहीं है और उस प्रकरण को नहीं लड़ते हैं और दंड की राशि जमा कर देते हैं। जबकि दंड की राशि जमा करने के बाद में तहसीलदार के द्वारा ये आदेश पारित किया जाता है कि आपका जो कब्जा है उससे आपको बेदखल कर दिया गया है और आप भविष्य में किसी प्रकार का कब्जा नहीं करेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो दंड की रसीद आपने जमा की है उस प्रकरण को भी आपको देखना होगा कि उस प्रकरण में अंतिम आदेश क्या हुआ है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री यदि आपको बेदखल कर दिया गया है और उस पर आपके सिग्नेचर है तो यह नहीं माना जा सकता कि आप वर्तमान में निरंतर उस भूमि पर काबिज हो। दर्शकों, अब अगली कमेंट हम ले लेते हैं जो कि सीमा चिन्ह हटाए जाने के संबंध में की गई है। उन दर्शक की कमेंट का जवाब हम इस प्रकार से दे रहे हैं। अगली कमेंट जो है वह है भारत गुर्जर जी की है। उनका ऐसा कहना है कि सीमांकन पश्चात खूंटियाँ हटाने वाले की शिकायत कहाँ करूँ, एसडीएम या तहसीलदार या थाने में। देखिए, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 129 के तहत जो होता है सीमांकन होता है और उसमें सीमा चिन्ह जो है वो निश्चित किए जाते हैं। यदि उन सीमा चिन्ह को किसी के द्वारा हटाया जाता है तो आपको शिकायत तहसीलदार महोदय के समक्ष करनी है। तहसीलदार महोदय धारा 130 के तहत पुनः सीमा चिन्ह विनिश्चित किए जाने के लिए आदेश कर सकते हैं और जिस व्यक्ति ने उन सीमा चिन्ह को हटाया है उन पर अधिकतम 5,000 की राशि जो है वह शास्ति अधिरोपित कर सकते हैं और उस राशि से जो है तहसीलदार महोदय पुनः वहाँ पर सीमा चिन्ह निर्मित करवा सकते हैं। अब आपको आवेदन में क्या लिखना है, तहसीलदार समक्ष महोदय के समक्ष जो आवेदन आप पेश करेंगे उसमें, तो आपको उस आवेदन में लिखना है कि श्रीमान तहसीलदार महोदय, विषय पुनः सीमा चिन्ह विनिश्चित किए जाने बाबत माननीय महोदय। उसके बाद में आपको लिखना है कि मैं प्रार्थी, आपका नाम, पता, पिताजी का नाम लिखना है और लिखना है कि आपके द्वारा जो है प्रकरण क्रमांक उस प्रकरण का आपको हवाला देना है कि इस प्रकरण के माध्यम से आपके द्वारा सीमांकन करवाया गया था और सीमांकन में वहाँ पर सीमा चिन्ह भी निश्चित किए गए थे, किंतु प्रति प्रार्थी, और उसका नाम डालना प्रति प्रार्थी जो अनावेदक है उसका, कि उसके द्वारा इतने इतने तारीख को सीमा चिन्ह जो है उनको हटा दिया गया है, इसलिए
उस पर शास्ति अधिरोपित की जाए और पुनः सीमा चिन्ह जो है उनको विनिश्चित किया जाए। इस तरह से आपको आवेदन पत्र तहसीलदार महोदय के समक्ष पेश करना है। अब हम अगली कमेंट को ले लेते हैं। देखिए, अगली जो कमेंट आई है, अगली कमेंट है यूपीएससी एस्पिरेंट्स की तरफ से। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 250 में क्या लिमिटेशन एक्ट लागू होगा। ठीक है, धारा 250 में लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होता है, क्योंकि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता में वर्ष 2018 से पहले 250 की कार्यवाही करने के लिए 2 वर्ष की समयावधि निश्चित की गई थी कि आपकी जो जानकारी है, आपकी जानकारी में आया कि आपको जो है किसी भूमि से बेदखल कर दिया गया अनुचित रूप से, और उस जानकारी दिनांक से आपके द्वारा 2 वर्ष के अंदर यदि कोई कार्यवाही कब्जा प्राप्ति के लिए नहीं की जाती है तो उसके बाद में आप कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन 2018 के संशोधन के बाद में इस प्रकार की समयावधि को समाप्त कर दिया गया है, इसलिए लिमिटेशन एक्ट वहाँ लागू नहीं होता है। अब हम अगले दर्शक की कमेंट ले लेते हैं। ये भारत गुर्जर जी की ही कमेंट है। इन्होंने बताया है कि मेरे खेत पड़ोसी ने ऐसा सीमा चिन्ह हटाया है, इसकी शिकायत कहाँ करूँ और इसका आवेदन कैसे बनाऊँ। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको आवेदन इस प्रकार से बनाना है और इसकी शिकायत जो है तहसीलदार महोदय को करनी है। अगली कमेंट वसीयत के रजिस्ट्रेशन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है सूर्या शर्मा जी की तरफ से। उनका कहना है कि सर वसीयत कैसे रजिस्टर्ड होती है। देखिए, वसीयत जो रजिस्टर्ड होती है उसके लिए वसीयतकर्ता जिसके नाम से कोई भूमि या कोई मकान या प्लॉट या जो भी है कोई संपत्ति, उस व्यक्ति की आवश्यकता लगती है और 2 साक्षीगण की आवश्यकता लगती है। तथा यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो मध्य प्रदेश में ऑनलाइन सभी डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होते हैं, इसलिए आपको ऑनलाइन ही यहाँ से मतलब उपपंजीयक कार्यालय जो है वहाँ पर जो सर्विस प्रोवाइडर रहते हैं उनके माध्यम से आपको वसीयत का जो स्लॉट बुक करवाना पड़ेगा। वो स्लॉट बुक करवाने के बाद में वसीयत में कोई नंबर नहीं लगता है, आपका तुरंत वहाँ पर उपस्थित होकर के ना आप वसीयत निष्पादित करवा सकते हो। लेकिन वसीयत में आपको मूलतः मुख्य रूप से 2 बातों का ध्यान रखना है, और वह 2 बातें ये है कि आपको जो है उसमें वसीयत के जो गवाह रहते हैं वे गवाह जो है वसीयत जो व्यक्ति कर रहा है उससे जो है काफ़ी कम उम्र के लोग होने चाहिए। कारण क्या है कि कई बार ये होता है कि लोगों के द्वारा अधिक उम्र के जो गवाहों को रख लिया जाता है, जो कि वसीयत करता जो है उसकी मृत्यु नहीं होती है, उससे पहले ही गवाह जो रहते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्थिति में वसीयत को जब बाद में सिद्ध करना पड़ता है, और ऐसी स्थिति में जब गवाह ही उसमें मृत हो जाते हैं तो उस वसीयत को सिद्ध करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब ले लेते हैं अगली कमेंट को। अगला क्वेश्चन जो है कमेंट के रूप में वह है मनोज सोनी जी की तरफ से। उनका कहना है कि क्या 250 के प्रावधान नगर निगम क्षेत्र की आवासीय भूमि एवं विकसित कॉलोनियों पर लागू होंगे। तो देखिए, ये जो धारा 250 के प्रावधान जो है यह भूमि जो है मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता जो LRC जहाँ लागू होती है, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता जहाँ लागू होती है, ये वहीं नियम लागू होंगे, क्योंकि नगरीय क्षेत्र में जो है नगर पालिका अधिनियम लागू होता है, इसलिए धारा 250 वहाँ पर लागू नहीं होगी। अगला प्रश्न जो है वह है MD इरफान की ओर से। इनका कहना है कि सर मेरे पिताजी ने हम लोगों को मेरे पैदाइश की टाइम पर ज़मीन बालिग कर लिख दिया, तो क्या उसे फिर से बालिग करना होगा या फिर वह अपने आप हो जाएगा, यह उसे नाबालिग से या उसे नाबालिग से बालिग करना होगा, प्लीज़ बताएं। देखिए, इस संबंध में मैंने एक वीडियो बना करके अपलोड कर दिया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं और आप पूरी जानकारी वहाँ से ले सकते हैं। दूसरा मैं कह रहा हूँ कि आपको नाबालिग से बालिग होने के लिए तहसीलदार महोदय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा, या पटवारी महोदय के समक्ष भी आप आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। जो मैंने वीडियो बनाया है उस वीडियो को आप यदि देखेंगे, नाबालिग से बालिग के संबंध में बनाया है,
उसको आप यदि देखेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। अगला है, इसमें भी मैं जो है दर्शक है उनका नाम हाइड कर रहा हूँ। इनका कहना है कि सर किसी सरकारी भूमि पर अपना कितने वर्ष का कब्जा हो जाए तो वह ज़मीन अपने नाम से हो सकती है। देखिए पहले मैंने बता दिया, आप जो एक क्वेश्चन था उन दर्शक का, उनका कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि सर ये जो सरकारी भूमि जो रहती है उस पर 30 वर्षों का निरंतर कब्जा आपको साबित करना होगा, तब वह कोई व्यक्ति उस भूमि का स्वामी घोषित हो सकता है, और वह भी सिविल न्यायालय के माध्यम से। देखिए अगला क्वेश्चन जो है कमेंट में यह है शुभम बर्डिया। इनका ऐसा कहना है कि अगर विक्रेता पेशी पर नहीं आता है तो केस खारिज हो सकता है? नहीं। देखिए विक्रेता जो रहता है, जहाँ विक्रेता का प्रश्न आता है तो संभवतः यह जो आप जिस प्रकरण के बारे में पूछना चाहते हैं वह प्रकरण रजिस्ट्री से संबंधित हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति ने किसी से भूमि क्रय की है या मकान क्रय किया गया या कोई सी भी संपत्ति अगर क्रय की है तो उसका जब नामांतरण होता है और नामांतरण के समय यदि विक्रेता उपस्थित नहीं होता है तो क्रेता का जो है केस खारिज नहीं होगा, बल्कि विक्रेता के विरुद्ध एक पक्षी कार्रवाई हो जाएगी और क्रेता के कथन अंकित कर प्रकरण में आदेश पारित कर दिया जाएगा। अगला है मोइन खान का क्वेश्चन है। इनका कहना है कि यदि आपने बताई संपूर्ण प्रक्रिया में दोनों पक्ष सहमत हो और आदेश पारित हो जाए और 20 साल बाद कोई एक पक्ष के ये कहे कि मुझे मेरा हिस्सा नहीं मिला, तो क्या सिविल न्यायालय उस बंटवारे को निरस्त कर सकता है? देखिए इसमें दो बातें रहती है। पहली बात तो ये कि जब बंटवारा हुआ था तो उस समय जो व्यक्ति अभी मना कर रहा है कि उसे कोई हिस्सा नहीं मिला, तो क्या वास्तव में उस व्यक्ति को कोई हिस्सा नहीं मिला था? यदि उस व्यक्ति को कोई हिस्सा मिला ही नहीं है तो ऐसी स्थिति में वह उस बंटवारे को चैलेंज कर सकता है। लेकिन उसको कुछ भी हिस्सा मिला है, उसमें से यदि मान लिया जाए कि 20 बीघा ज़मीन थी और 20 बीघा में से 2 बीघा भी यदि उसको प्राप्त हो चुकी है या कोई भी अंश उसको प्राप्त हुआ है और उस पर वह सहमत रहा है, तो ऐसी स्थिति में वह उस बंटवारे को चैलेंज नहीं कर सकता है, अन्यथा वह उस बंटवारे को सिविल न्यायालय के माध्यम से निरस्त करवा सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन है शेख खान की तरफ से। उनका कहना है सर जी हमारी ज़मीन के कुछ हिस्से पर किसी और ने कब्जा कर रखा है, क्या इस ज़मीन पर भी वो मालिक बन सकता है? नहीं। देखिए उस व्यक्ति का विगत 12 साल से लगातार कब्जा होना ज़रूरी है, और यदि 12 साल का निरंतर कब्जा उसका नहीं है तो उसका जो कब्जा है वह अवैधानिक कब्जा माना जाता है, और आप उस भूमि का सीमांकन करवाकर आप कब्जा प्राप्त कर सकते हो। तो दर्शकों आपका भी यदि कोई सवाल है तो आप कमेंट कर ज़रूर पूछें, हो सकता है अगले वीडियो में आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।